हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलो। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। सुनो क्या होता है। जब किसी ग्रुप के कारण जब किसी ग्रुप के कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आंशिक विस्थापित होते हैं। जब किसी ग्रुप के कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से विस्थापित होते हैं तो उस प्रभाव को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन आंशिक विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यदि हम हाइड्रोजन के प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। ठीक। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव कैसा होता है? 0। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं हेलोजन के प्रेरणिक प्रभाव की बात करूं तो हेलोजन का प्रेरणिक प्रभाव नेगेटिव होता है। हेलोजन का प्रेरणिक नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, यदि मैं एल्काइल ग्रुप के प्रेरणिक प्रभाव की बात करूं तो एल्काइल ग्रुप का प्रेरणिक प्रभाव पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक। एल्काइल का प्रेरणिक प्रभाव पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक बात और। जब दूरी बढ़ती है जब दूरी बढ़ती है तो दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव कम होता है, यानी कि घटता है। प्रेरणिक प्रभाव घटता है। घटता है यानी कि कम होता है। ठीक है। दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव घटता है। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या लिखा। देखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड
कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन यानी कि पार्शियली डिस्प्लेसमेंट प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना। प्रेरणिक प्रभाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव 0 होता है, मतलब इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। यदि हम हेलोजन की बात करें तो हेलोजन का प्रेरणिक प्रभाव नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक। यदि हम एल्काइल ग्रुप की बात करें तो एल्काइल ग्रुप का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने के साथ जो प्रेरणिक प्रभाव है वो घटेगा। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यदि हम प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो जो प्रेरणिक प्रभाव है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में -I से बताते हैं। काय से बताते हैं? -I से। और दूसरा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको शॉर्ट में +I से बताते हैं। काय से बताते हैं? +I से। ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का हो गया, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं -I इफेक्ट। -I इफेक्ट। देखो, जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको शॉर्ट में I से बताते हैं। काय से बताते हैं? I से। तो हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि -I इफेक्ट। -I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या होता है? सुनो, जैसे मान लो ये कार्बन की एक चेन है। ठीक है, ये क्या है? कार्बन की एक चेन है। इस चेन में मैं ग्रुप लगा देता हूं। इस चेन में मैं एक ग्रुप लगा देता हूं X। ठीक है, इस चेन में मैंने एक ग्रुप लगा दिया X। ठीक। अब मान लो कि ये जो ग्रुप X लगाया है, ये जो ग्रुप X हमने लगाया है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो ग्रुप मैंने लगाया है ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहां तक के इलेक्ट्रॉनों पे प्रभाव पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस ग्रुप पे आएगा पार्शियली नेगेटिव। क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव यानी कि आंशिक ऋण। ठीक, और इस पे आएगा आंशिक धन। ठीक, अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रभाव कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रभाव कम होगा। समझ में आ रही बात? ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगा आंशिक ऋण यानी कि पार्शियली नेगेटिव, और इस पे आएगा आंशिक धन यानी कि पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है ना। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे प्रभाव कम होगा। ठीक। अच्छा,
तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप हमने लगा रखा है, ये जो ग्रुप हमने लगा रखा है, ये ग्रुप जो हमने लगा रखा है, ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। इसको क्या बोल सकते हैं? माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, नोट करो। चलो, इसके बाद कुछ ग्रुप होते हैं माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, कुछ ग्रुप होते हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो उसका मैं एक ऑर्डर बना देता हूं। ठीक है, जैसे OR2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, OR2 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद NR3 पॉजिटिव का, इसके बाद NO2, इसके बाद CN। ठीक है, इसके बाद ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है COOH, इसके बाद CHO, इसके बाद COR, इसके बाद COOR। ठीक, COOR। इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद OR, इसके बाद OH, इसके बाद NH2, इसके बाद C6H5। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? OR2 पॉजिटिव का, उसके बाद NR3 पॉजिटिव, उसके बाद NO2, उसके बाद CN, उसके बाद COOH, उसके बाद CHO, उसके बाद COR, उसके बाद COOR, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR, उसके बाद OH, है ना, उसके बाद NH2, उसके बाद C6H5। याद रहेगी बात? ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक तो आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, OR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव और NO2। सबसे ज्यादा OR2 पॉजिटिव का, फिर NR3, फिर NO2। ठीक, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में आयोडीन का सबसे कम होता है, उसके बाद फ्लोरीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा फ्लोरीन। ठीक है ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट
प्लस आई इफेक्ट क्या होता है सुनो। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये कार्बन की चेन है। इस चेन में मैं ऐसा करता हूं, इस चेन में मैं एक ग्रुप लगा देता हूं आर, ठीक है, एक ग्रुप लगा देता हूं आर। अब ये जो आर ग्रुप है, ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये जो मैंने आर ग्रुप लगा रखा है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, या यूं बोल दो कि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, मतलब इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये ग्रुप, ये जो आर है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धकाएगा या धक्का लगाएगा या रिपेल करेगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। अच्छा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्ट कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये केवल आकर्षण है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होते, यहाँ पे केवल एक प्रकार का आकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगाएगा तो इस तरफ आकर्षण महसूस होगा, है ना। अच्छा, अब चूंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ धका रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, मतलब इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और ग्रुप देखते हैं, यहां पे बना दे प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, मैं लिख देता हूं, है ना। कौन कौन से ग्रुप है, तो सबसे पहले इसमें आएगा ओ नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आएगा सी डबल ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सी डबल ओ नेगेटिव। इसके बाद आएगा CH3 CH3 CH3, ये है ना। इसके बाद आएगा CH3 CH3, ये। इसके बाद CH3 CH2 नेगेटिव। उसके बाद आएगा CH3 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम और आखिरी में हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन का इफेक्ट तो जीरो होता है ना, हाइड्रोजन का इफेक्ट कैसा होता है, जीरो। अच्छा, ये जो CH3 लगा रखे हैं ना बेटा, इनकी जगह हम आर का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, आर का, ठीक है, याद रखना। ओ नेगेटिव सी डबल ओ नेगेटिव ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका ध्यान रखना। जिसमें 3 CH3 लगे हैं इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, उसके बाद CH3।
ये क्या करा, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ठीक। उसके बाद ट्राइटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि इनकी जगह पे आर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, आर, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, इनकी जगह पे हम आर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, आर, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कितने आर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आर हो जाएंगे, ये 1 आर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इनकी जगह पे हम आर का उपयोग भी कर सकते हैं। आर क्या है, एल्काइल, ठीक है, नोट करो। चलो, अब हम देखेंगे प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को बेटा कार्बोनियम भी कहते हैं, कार्बोनियम, याद रखना। कार्बोकेटायन को और क्या बोलते हैं, कार्बोनियम, ठीक है, याद रखना। कार्बोकेटायन को और क्या कहते हैं, कार्बोनियम। हिंदी में बोलते हैं कार्बधनायन, कार्बधनायन, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है देखो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व है ना, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये समानुपाती होता है प्लस आई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस आई के, ठीक है। समानुपाती किसके होता है, प्लस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, माइनस आई के, ठीक है। अब देखो, प्लस आई के समानुपाती है, प्लस आई के कैसा है, समानुपाती। ऐसे आमने सामने हो तो समानुपाती, और इस तरह से हो तो व्युत्क्रमानुपाती। अब समानुपाती में क्या होता है, इस तरफ का बढ़ेगा तो इस तरफ का भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो प्लस आई के कैसा है, समानुपाती। मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ऊपर एरो मतलब बढ़ेगा, तो कार्बकेटायन, तो कार्बकेटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ये ऊपर एरो मतलब बढ़ना, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक। अच्छा, यदि
माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है बेटा, नीचे एरो मतलब घटना होता है और ऊपर लगा तो बढ़ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस वाले हैं वो केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और माइनस वाले घटाएंगे। प्लस आई वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तथा माइनस आई वाले घटाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ो क्या लिखा। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो प्लस आई के कैसी है, समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ऊपर एरो का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ऊपर एरो मतलब बढ़ना। जब आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया, कौन सा इफेक्ट बढ़ गया, माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया, तो केटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। केटाइन की स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये कम हो जाएगी। अच्छा, जो प्लस आई वाले हैं वो केटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और जो माइनस आई वाले हैं वो केटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। क्लियर, नोट कर लो। चलो अब इसके अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड बना रखे हैं, हमको इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो CH3 है इनका प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर 2 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर 1 प्लस आई वाला ग्रुप लगा है और यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, भाई सीधी सी बात है, इसमें 1 प्लस आई, इसमें 2 प्लस आई और इसमें 3 प्लस आई, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस आई सबसे ज्यादा है इसलिए ये केटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि प्लस आई वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखें, ये 3 डिग्री केटाइन है। कौन सा डिग्री केटाइन है, 3 डिग्री। ये वाला केटाइन 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। और ये वाला केटाइन 1 डिग्री है। कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। देखो, यदि केटाइन 3 डिग्री कार्बन पे है, ये जो कार्बन है ना बेटा ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए केटाइन भी 3 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए केटाइन 2 डिग्री। ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए केटाइन भी 1 डिग्री। तो यदि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाएं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ऑर्डर इस तरह से बनेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और आखिरी में आ जाएगा मिथाइल केटाइन। ठीक है, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो, फ्लोरीन का माइनस आई होता है, क्लोरीन का भी माइनस आई होता है,
ब्रोमीन का भी माइनस आई होता है, और ये प्लस आई वाला है, ये कैसा है, प्लस आई वाला। अब एक बात समझो, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तीनों में से फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोर माइनस आई, मोर माइनस आई इफेक्ट। भाई अभी कुछ देर पहले अपन ने ऑर्डर बनाए थे ना इनके, तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, तो मोर माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट यदि बढ़ता है तो केटाइन की स्टेबिलिटी घटती है, तो यहाँ पे लिखेंगे देन लेस स्टेबल, देन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है, तो माइनस आई बहुत ज़्यादा है, इसलिए केटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो ये सबसे कम स्टेबल, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, और यहाँ पे तो प्लस आई लगा हुआ है, और जो प्लस आई वाले हैं वो केटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अच्छा और देखो, ये माइनस आई वाला है, ये भी माइनस आई वाला है, और ये भी माइनस आई वाला है, लेकिन इन तीनों में यदि हम इफेक्ट की बात करें तो NO2 का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है ना, तो मोर माइनस आई, इसका माइनस आई ज़्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मोर माइनस आई देन लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, क्योंकि माइनस आई वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर इस तरह से बनेगा ये। अच्छा इन तीनों में इसका माइनस आई कम है, इसका माइनस आई कैसा है, कम, तो लेस माइनस आई, लेस माइनस आई देन मोर स्टेबल, लेस माइनस आई देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे देन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है बेटा। NO2, CN और CHO तीनों ही माइनस आई वाले हैं, तीनों का ही माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन NO2 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा केटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर माइनस आई घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, माइनस आई और घट गया तो स्टेबिलिटी और बढ़ गई, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे देखो, तीनों में ही फ्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, और यहाँ भी फ्लोरीन है, तीनों में ही फ्लोरीन लगे हुए हैं। अच्छा आप एक चीज समझो, यदि मैं इनकी डिस्टेंस देखूं तो देखो फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो केटायन है ये यहाँ है, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है और केटायन यहाँ है, ये ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, और इस वाले में देखो, इस वाले में ये फ्लोरीन और ये केटायन, ठीक है, ये ठीक है। तो केटायन और फ्लोरीन की डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि केटायन और फ्लोरीन की डिस्टेंस यहाँ पे कम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं मोर डिस्टेंस, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं लेस डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या प्रभाव होता है, तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ, दूरी बढ़ने के साथ इफेक्ट कम होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इस हेलोजन का इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
लेस माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ इफेक्ट कम हो जाता है, और ये पास का पास में ही है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा देन मोर माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये भी फ्लोरीन है वो भी फ्लोरीन है, तो दोनों फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इसका माइनस आई कम होगा, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ये बिल्कुल पास में ही है, इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब माइनस आई वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को घटाते हैं, स्टेबिलिटी को घटाते हैं, तो लेस माइनस आई होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और मोर माइनस आई होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रभाव ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा है, तो माइनस आई वाले केटायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं तो ये केटायन कम स्टेबल होगा देन लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, नोट कर लो। चलो, अब ये तो माइनस वाले आ गए, यहाँ पे हमको नेक्स्ट देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन मतलब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन समानुपाती माइनस आई व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई। ठीक है, कार्बो एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई के समानुपाती है और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि समानुपाती है, समानुपाती में क्या होता है, इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो एनायन है ये प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली, तो जब आपका जब आप प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती है ना, जो एनायन है वो प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब आपका प्लस आई बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यदि माइनस आई बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, यदि प्लस आई बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और प्लस वाले कम करेंगे। तो माइनस आई वाले कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, जबकि प्लस आई वाले कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी घटाते हैं। ठीक है बेटा, जो माइनस आई वाले हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि समानुपाती है, और जो प्लस आई वाले हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चलो
अब इसके कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका प्लस आई होगा, है ना, इसका भी प्लस आई होगा। ये जो मिथाइल होते हैं ना, इनका प्लस आई होता है, अभी तो हमने देखा था। इसका भी प्लस आई होगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस आई वाला, ये भी प्लस आई वाला, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ये प्लस आई वाला, ठीक है ना। अब चक्कर क्या है, चक्कर क्या है कि यहाँ पे तीन तीन प्लस आई वाले हैं, जबकि यहाँ पे दो प्लस आई वाले और यहाँ पे एक प्लस आई वाला। तो यहाँ पे तीन प्लस आई वाले हैं, मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो मैं लिखूंगा मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट। अब देखो, जो प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं वो एनायन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस आई बहुत ज्यादा है, इसलिए इस एनायन की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। देन लेस स्टेबल कार्ब एनायन, ठीक है। तो ये कार्ब एनायन सबसे कम स्टेबल होगा, ये सबसे कम स्टेबल होगा। इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा ये। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये जो एनायन है ना बेटा, ये 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 डिग्री है। देखो, ये कार्बन तीन तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन 3 डिग्री, और इस पे ये एनायन है तो ये भी 3 डिग्री। ये वाला एनायन 2 डिग्री है, और ये वाला एनायन 1 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेबिलिटी देखूं, यहाँ पे क्या देखें, स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा सबसे कम 3 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, और उससे भी ज़्यादा होगा मिथाइल एनायन, ठीक है। नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इसका माइनस आई होता है, इसका माइनस आई होता है, इसका भी माइनस आई होता है, और इसका भी माइनस आई होता है, ठीक है। तीनों ही माइनस आई वाले हैं, लेकिन यदि हम ये देखें कि इन तीनों में से माइनस आई किसका ज़्यादा है, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, ठीक है ना बेटा। देखो, आपको वो ऑर्डर याद करने पड़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप है उनके ऑर्डर, और माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप है उनके ऑर्डर, तब आपको ये अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन OH NH2 तीनों का ही माइनस आई है, लेकिन इन तीनों में फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो यहां पे लिखेंगे मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, जो एनायन की स्टेबिलिटी है, जो एनायन की स्टेबिलिटी है वो माइनस आई के समानुपाती है, मतलब जितना ज्यादा माइनस आई होगा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे माइनस आई बहुत ज्यादा है, मोर माइनस आई, देन मोर स्टेबल कार्ब एनायन, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी, ठीक। अगला, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, और ये भी फ्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, यदि मैं इस फ्लोरीन की डिस्टेंस यहां से देखूं, यहां से इस फ्लोरीन की डिस्टेंस देखूं, तो ये इतनी है, और इस फ्लोरीन की डिस्टेंस यदि मैं यहां से देखूं तो ये केवल इतनी है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ मोर डिस्टेंस, मोर मतलब अधिक होता है ना, मोर डिस्टेंस। इस फ्लोरीन और इस एनायन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमने लिखा मोर डिस्टेंस। जबकि यहाँ पे देखो ये पास पास है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस डिस्टेंस,
लेस डिस्टेंस। अब क्या होता है बेटा, जब डिस्टेंस बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, तो इफेक्ट कम होता है। दूरी बढ़ने के साथ इफेक्ट कम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इफेक्ट कम होगा। तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। भाई दोनों का ही माइनस आई है, इसका भी माइनस आई है और इसका भी माइनस आई है, दोनों का ही माइनस आई इफेक्ट है और दोनों ही फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इसका इफेक्ट कम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसलिए इफेक्ट ज्यादा होगा। देन मोर माइनस आई, ठीक है। अब माइनस आई जब अधिक होता है तो एनायन की स्टेबिलिटी भी अधिक होती है, क्योंकि माइनस आई वाले एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा एनायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देन मोर स्टेबल कार्ब एनायन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ये और उससे कम ये, ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये रेडिकल आ गया, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। चलो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है इसकी स्टेबिलिटी भी प्लस आई के समानुपाती होती है और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के जैसी है। किसके जैसी है, कार्बोकेटाइन के जैसी है, ठीक है ना। कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की तरह होती है, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की तरह होती है, मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। चलो यहाँ पे देखो, ये आर का प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये एल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस आई वाले हैं, मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई जितना ज्यादा होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। देन मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो, ये देखो रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई के समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई होगा रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और आखिरी में मिथाइल रेडिकल, ठीक है ना। अच्छा ये रेडिकल बेटा 3 डिग्री है, क्योंकि ये जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन 3 डिग्री है, ये रेडिकल 2 डिग्री है, ठीक है।
और ये वाला रेडिकल 1 डिग्री है। यदि मैं इसका ऑर्डर बनाऊं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पे ऑर्डर बनेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और आखिरी में ये आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, जैसे मान लो ये कोई कार्बन है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो मैंने इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करे? हाइड्रोजन क्या करे? जाते समय ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके भाग जाए। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से जाए और जाते समय दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके भाग जाए। ठीक है, अच्छा, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उसमें से एक तो हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से गया तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब लेके गया तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी लेके भाग गया। ठीक है, अब सोचो, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब कार्बन पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम प्लस से बताते हैं। काय से बताते हैं? प्लस से। तो ये हमारा बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया? कार्बोकेटायन। क्या बन गया? ये कार्बोकेटायन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो हाइड्रोजन तो 3 है, 1 2 3, तो ये 3। अब इसके बारे में कुछ खास बातें। ये जो कार्बोकेटायन है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है ना, जिस पे प्लस आता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जिस पे प्लस आता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गया। दूसरा, यदि इसमें हम इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो पहले कितने थे, देखो 2 4 6 8, लेकिन 2 कम हो गए तो बचे कितने? 6। मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसा लिख देता हूं मैं, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन में कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। याद रहेगी बात, ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। ठीक है, इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। क्लियर? चलो इसके बाद यदि आप इसमें संकरण देखें, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेते हैं। देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन गए तो ये बॉन्ड खत्म हो गया, अब केवल ये 3 बॉन्ड है, 1 2 3। तो 3 के कारण जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यदि साइड एटम 3 हो,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में साइड एटम कितने हो, 3 हो, तो जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी शेप कैसी होगी, प्लेनर, प्लेनर शेप, या हम प्लेनर जियोमेट्री भी बोल सकते हैं, प्लेनर जियोमेट्री। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मान लो हाइड्रोजन निकल के जाए, हाइड्रोजन यहां से निकल के जाए, अरे यहां से हाइड्रोजन निकल के जाए, तो जाते समय हाइड्रोजन क्या करे, केवल अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए। ठीक है, इस बार हाइड्रोजन गया लेकिन जाते समय केवल अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन वही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के सिर पे बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा, कार्बन के सिर पे। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा CH3, और ये इलेक्ट्रॉन ये हमारा बन गया कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा अब इस कार्बन फ्री रेडिकल की यदि हम बात करें तो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है ना, देखो इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, कार्बन फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसको हम न्यूट्रल ही कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल। ठीक है, क्या कहेंगे, न्यूट्रल। अच्छा, इसका नेचर भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक तो चला गया तो बचे कितने, 2 4 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम लिखेंगे संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7 में से देखो 6 तो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, 6 काय में है बॉन्ड में, और 1 फ्री है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यदि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, या हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑक्टेट देखते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका अष्टक कैसा है, इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है ना, इसका जो अष्टक है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो कोई एक इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा नहीं, तो ये केवल 3 बॉन्ड भाग लेंगे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तो टूट गया। तो 1 2 3, 3 तो sp2। भाई यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2। तो हम लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी होती है, प्लेनर। तो इसकी शेप भी प्लेनर ही होगी, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया और साइड में 3 एटम है, तो इसकी शेप भी कैसी होगी, प्लेनर। तो प्लेनर शेप, ठीक है, नोट करो। याद रखना, जो फ्री रेडिकल होता है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है बेटा, याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन हो गया, यहां से फिर हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अब की बार क्या होगा, हाइड्रोजन तो जाएगा लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के चला गया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन बनाया तो हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले भगा। फिर मुक्त मूलक में क्या होता है, हाइड्रोजन केवल अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, कार्बन का वहीं बचा रहता है जो सिर पे बैठ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, केवल अकेला गया। तो अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कार्बन के पास हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम माइनस से बताते हैं। कैसे बताते हैं, माइनस से। तो यहाँ पे CH3 माइनस, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे कई बार क्या होता है, माइनस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो माइनस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन यही वाले, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो एनायन होता है, ये एनायन बन गया, क्या बन गया, एनायन, कार्ब एनायन। ये जो एनायन होता है ना बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह, मतलब नाभिक स्नेही रिएजेंट की तरह, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मतलब नाभिक स्नेही रिएजेंट। अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, मतलब संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष, संयोजी कोष, संयोजी कोष में, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 तो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, देखो ये 6 तो बॉन्ड में बंधे हुए और 2 कैसे हैं, फ्री, सिर पे बैठे हुए, ठीक। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम लिखेंगे कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब इसका जो अष्टक है वो पूरा है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो देखो 1 2 3, 3 सिग्मा तो यही हो गए, और ये जो माइनस है, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये जो माइनस है ये भी संकरण में भाग लेगा, तो 3 तो सिग्मा हो गए और एक ये माइनस, टोटल 4, 4 मतलब sp3, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp3 संकरण। अच्छा शेप की बात करें ना बेटा, तो देखो आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड में कि जब sp3 संकरण आए और साइड में 3 एटम अटैच हो, sp3 संकरण आए और साइड में 3 एटम अटैच हो, तो जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। कैसी होती है, पिरामिडल। तो यहाँ पे लिखेंगे पिरामिडल शेप, ठीक है, नोट करो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप याद रखना, कार्बन फ्री रेडिकल में, कार्बन फ्री रेडिकल में क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में क्या होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक है बेटा, याद रखना।
जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पास ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्ब केटायन, कार्ब रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन कैसे बनता है। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कुछ और पॉइंट लिखते हैं। ऐसा करते हैं, 3 पार्टीशन कर लेते हैं। एक में हमारा हो जाएगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन को कार्बोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनियम। एक में हो जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, या कार्ब रेडिकल भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? कार्ब रेडिकल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कार्ब एनायन। ठीक है बेटा। कार्बोकेटायन कैसा होता है? CH3 पॉजिटिव। कार्ब रेडिकल कैसा होता है? CH3 और इसके सर पे एक इलेक्ट्रॉन। और कार्बेनाइन कैसा होता है? CH3 और इसके सर पे एक माइनस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, इसके पास कितने? इसके पास कितने? इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके पास कितने? इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब बात को समझना है ना। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बन जाएंगे? 3 पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 7 है, तो 7 में से 6 के तो पेयर बन जाएंगे। 6 के क्या बन जाएंगे? पेयर। मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। 3 तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक वन वन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब बात को समझना है। यहाँ पे 3 पेयर बन गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, नो अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो नो अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो होता है प्रतिचुंबकी। कैसा होता है? प्रतिचुंबकी। तो ये प्रतिचुंबकी है। ये कैसा है? प्रतिचुंबकी। ये कैसा है? प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अच्छा,
ठीक इसी प्रकार इसको देखो, इसके पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भी कैसा है, प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी, और प्रतिचुंबकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसकी यदि हम बात करें तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा मतलब अनुचुंबकी। तो ये कैसा है, ये अनुचुंबकी है, अनुचुंबकी। ठीक है। जो अनुचुंबकी होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है बेटा। अच्छा, एक आखिरी ऑर्डर देख लो स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला, और फिर 1 डिग्री वाला। इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और आखिरी में 1 डिग्री। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे उल्टा है, 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होता है ना। मतलब अपन पहले 1 डिग्री ले लो, तो 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम 3 डिग्री। ठीक है बेटा। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें तो उसमें भी 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2, फिर 1। लेकिन कार्ब एनायन में उल्टा होता है, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 3 डिग्री। ठीक है, नोट करो। तो आज हमने आई इफेक्ट और आई इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन देखे। कल के लेक्चर में हम आई इफेक्ट के कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।